रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात 3 है मंगलवार। तारीख है 4 अप्रैल 2023। विषय है विदेश नीति में राजनीतिक दृष्टि भी हो। विदेश नीति में राजनीतिक दृष्टि भी हो, यह आलेख लिखे हैं प्रभु चावला जी, जो एडिटोरियल डायरेक्टर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हैं। भारत के लोकप्रिय पर्यटक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुनिया एक शिप है और विदेश मंत्रालय दूसरा प्रमुख रसोइया है। पर कुछ समय से उनके विरोधी पश्चिमी देशों की सड़कों पर उपद्रव पका रहे हैं। दुनिया के नेताओं के प्रिय मोदी प्रेरित भारत की वैश्विक छवि को उकसाऊ खालिस्तानी निशाना बना रहे हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अनिवासी भारतीय बड़ी संख्या में हर हवाई अड्डे और सभाओं के कितने उत्साह से स्वागत करते रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर प्रधानमंत्री अपनी तीसरी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, पर अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए उनकी विदेशी यात्राएं भी होंगी। मई में वे जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। हिरोशिमा में G7 समूह की बैठक है। इसमें यह उनकी 5वीं शिरकत होगी। उसके बाद सिडनी में क्वाड का शिखर सम्मेलन है। जून में वे अमेरिका जाएंगे। चूंकि भारत में G20 समूह की बैठकों की समाप्ति के बाद मोदी विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनकी टीम की योजना विदेश में उनकी छवि को फिर से रेखांकित करने के लिए उनकी कूटनीतिक यात्राओं का उपयोग करने की है। आधिकारिक आयोजनों के साथ साथ उनकी टीम बड़ी सभाएं आयोजित करने की संभावनाएं भी तलाश रही है। मार्च 2023 तक मोदी ने 69 विदेश दौरे किए हैं और वे सभी महादेशों में गए हैं। वे लगभग 80 देशों की यात्रा के क्रम में 5 लाख मील से अधिक का हवाई सफ़र कर चुके हैं। उन्होंने 9 वर्षों में 7 बार अमेरिका, 6 बार जापान, 5 बार चीन, 4 बार रूस और 3 बार ब्रिटेन की यात्रा की है। आगामी यात्राओं से पहले ही आधिकारिक और भाजपा नेता उन देशों में पहुंच चुके हैं। प्रक्षेपित विश्व गुरु की विश्व यात्रा में अलगाववादी उपद्रवों से खलल पड़ सकता है। खालिस्तानी उपद्रवियों ने भारतीय खुफिया क्षमता के काम को नापने का प्रयास किया है। भारतीय दूतावास और विभिन्न ऑस्ट्रेलियाई शहरों में हिंदू मंदिरों पर हुए हिंसक हमलों ने उनके काम को दागदार किया है। स्थानीय सरकार भी अलगाववादियों को दंडित नहीं कर पाई है। अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की कोशिश की। उन्होंने पूरे अमेरिका में विरोधी रैलियां निकालने की धमकी दी है। कनाडा में उच्चायुक्त समेत भारतीय डिप्लोमेट भी बेफिक्र होकर नहीं घूम सकते, क्योंकि उन्हें हमले की आशंका है। खुफिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में मोदी के दौरे के समय बड़े प्रदर्शन करेंगे, पर इससे चिंतित हुए बिना शासन ने संघ परिवार और सिखों समेत अन्य राष्ट्रवादी तत्वों को लामबंद कर प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने का निर्णय लिया है। भारत विरोधी गतिविधियों में अचानक आई तेजी से प्रधानमंत्री कार्यकाल और गृह मंत्रालय चकित हैं। उनकी मुख्य चिंता यह है कि एजेंसियां और अस्थायी दूतावास अराजकता का पूर्वानुमान करने
बचाव के उपाय करने और मेजबान देश पर दबाव बनाने के लिए केंद्र को आगाह करने में विफल रहे। स्थानीय स्तर पर भारत के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्तों के कामकाज की समीक्षा हो रही है। लंदन में भारतीय उच्चायोग की इमारत से तिरंगे को अलगाववादियों द्वारा हटाने से प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय बहुत खफा है। यह इस तरह की पहली वारदात है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के स्थानीय नेताओं का मानना है कि सिखों और हिंदुओं को जोड़ने के लिए उच्चायोग ने ठीक से पहल नहीं की है। वर्तमान उच्चायुक्त विक्रम दौरेस्वामी भारतीय समुदायों में निकटता बढ़ाने के बजाय लंदन के अभिजात्य समाज से जुड़े रहने के लिए अधिक जाने जाते हैं। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, उन्हें बड़े पद मिलते रहे हैं। 30 साल में उन्होंने 15 कार्य सौंपे गए हैं। इससे पहले वे कुछ समय के लिए बांग्लादेश में उच्चायुक्त रहे थे, जब दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्हें महीनों टरकाने के बाद मिलने का समय दिया था। ऑस्ट्रेलिया में वसे भारतीयों को भी अपने डिप्लोमेटों से यही शिकायत है। मिशन के साथ लगातार संपर्क में रहने वाले प्रमुख भारतीयों के अनुसार उच्चायुक्त मनप्रीत बोहरा को जातीय संघर्षों व स्थानीय सिविल सोसाइटी समूहों के साथ संबंध का आवश्यक अनुभव नहीं है। 2.5 दशक के सेवा काल में वे किसी भी देश में पदस्थापित नहीं रहे हैं जहां बड़ी संख्या में सिख और भारतीय मूल के अन्य लोग रहते हों। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से संपर्क का मामला प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय अमेरिका की घटना से भी क्षुब्ध है। खालिस्तानी अतिवादियों के लिए अमेरिका लंबे समय से सुरक्षित शरणास्थली है, पर हालिया घटनाओं की आक्रामकता के चलते सरकार को भारतीय डिप्लोमेटों की समीक्षा करनी पड़ रही है। सेवा विस्तार पर चल रहे तरनजीत संधू अमेरिका में हमारे राजदूत हैं। जनवरी 2020 में राजदूत बनने से पहले 11 साल अमेरिका में रह चुके थे। फिर भी वे मोदी के धनी और सफल भारतीय प्रशंसकों पर अपने असर का इस्तेमाल कर खालिस्तानी भावनाओं को रोकने और ख़त्म करने में असफल रहे। वैश्विक स्तर पर प्रभावी होने के लिए किसी नेता और उसके देश का नाम घर में ही होना पर्याप्त नहीं है। सरकार द्वारा नियुक्त राजनयिकों के गुण से विदेश में उसकी सफलता की मात्रा निर्धारित होती है। विदेश मंत्रालय और 193 भारतीय मिशनों में लगभग भारतीय विदेश सेवा के लगभग 900 अधिकारी कार्यरत हैं। कई संवेदनशील मिशनों के प्रमुख अपने डिप्लोमेट कौशल के कहीं अधिक अपनी स्वामी भक्ति के कारण चुने गए हैं। नटवर सिंह के अलावा विदेश मंत्रालय का नेतृत्व हमेशा अनुभवी राजनेता ने किया था, जो कूटनीति की राजनीति को समझते थे। मोदी ने विदेश सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को विदेश मंत्री के रूप में चुना, जिनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है। दुर्भाग्य से एस जयशंकर एक अहंकारी कूटनीतिक प्रभावशाली के रूप में प्रतीत होते हैं, जिसकी विशेषज्ञता गैर कूटनीतिक आक्रामकता है। उनकी निगरानी में लगभग 5 साल से भारतीय कूटनीतिक ने खुद का नुकसान किया है और अतिवादियों को रोक पाने में नाकाम रहे। जब मोदी भारत का परचम दुनिया में लहरा रहे हैं, संवेदनशील देशों में
भारतीय मिशन अपनी कमतर क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। विदेश नीति में मोदी मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि कूटनीति में राजनीतिक दृष्टि लानी होगी तथा बाहर रह रहे अपने घरेलू दुश्मनों को मिटाना होगा। अगला आलेख है पूर्वोत्तर का विकास। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास दिलाया है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को 2025 तक रेल, सड़क और वायु मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है तथा शांति एवं विकास का नया दौर चल रहा है। दशकों तक पूर्वोत्तर के राज्य हिंसा, उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में रहे थे। इस कारण विकास पर असर पड़ना स्वाभाविक था। लंबे समय तक क्षेत्रीय विकास को लेकर तथा पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने के लिए सुविचारित योजनाओं का भी अभाव रहा। अब स्थिति में तीव्र गति से सुधार हुआ है। इसका एक संकेत हाल में संपन्न हुए 3 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव से मिलता है। कुछ मामूली घटनाओं को छोड़ दें तो चुनावी प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के साथ पूरी हुई। वर्ष 2014 के आंकड़ों से तुलना करें तो तब से अब तक हिंसक घटनाओं में 67%, सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु में 60% तथा नागरिकों की मौत में 83% की कमी आई है। पूर्वोत्तर के बड़ी हिस्से से विशेष सैन्य कानून को भी हटाया गया है। विद्रोही समूहों के 8000 से अधिक सदस्यों ने बीते 9 साल में आत्मसमर्पण भी किया है। अमित शाह ने फिर से आह्वान किया है कि विद्रोही हथियार छोड़ें और मुख्यधारा में शामिल होकर विकास के सहभागी बने। इन उपलब्धियों से सरकार में क्षेत्र की जनता का भरोसा भी बढ़ा है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकता इस तथ्य से रेखांकित होती है कि राजधानियों को जोड़ने की परियोजनाओं का अनुमानित व्यय 1.76 लाख करोड़ रुपये है। हालिया वर्षों में सड़क निर्माण की गति दोगुनी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से पूर्वोत्तर को भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी का अधिक लाभ मिलने लगा है तथा वहां की संभावनाओं को साकार करने का भी आधार तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री विकास पहल के तहत 100% केंद्रीय आवंटन से चलने वाली कई परियोजनाओं को शुरू किया गया है। ये कार्य निर्धारण अवधि में पूरा हो सके, इसके लिए निगरानी की विशेष व्यवस्था भी की गई है। इसलिए यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े हिस्से में के आगामी 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद की जा सकती है। सड़क, रेल और वायु मार्गों के विकास से आर्थिक गतिविधियों के और निवेश में गति आने की आशा है। साथ ही पूर्वोत्तर में पर्यटन के विस्तार की असीम संभावनाएं वास्तविकता बन सकती हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश और नेपाल के साथ पूर्वी एशिया के अनेक देशों से भी पूर्वोत्तर के रास्ते व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला आलेख है खतरनाक है अल नीनो की वापसी। खतरनाक है अल नीनो की वापसी। यह आलेख लिखे हैं ज्ञानेंद्र रावत, जो पर्यावरणविद हैं। तापमान में हो रही बढ़ोतरी बेहद खतरनाक संकेत है। खतरनाक इसलिए भी कि इससे देश के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर जैसे हालात बन रहे हैं। भारतीय समुद्र ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसका परिणाम हमारे सामने मानसून के पहले और उसके दौरान और बाद में भीषण प्रलयकारी बारिश की घटनाओं में बढ़ोतरी के रूप में आए हैं। समुद्र में उठने वाली तेज लू की भयंकर लहरें भविष्य में इस समस्या को और विकराल बना देंगी। यदि बीते दिनों नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट की माने तो अब यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि
1870 से लेकर आज तक भारतीय समुद्र की औसत तापमान में 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो दूसरे समुद्र के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। हालात गवाह हैं कि देश में समुद्र का तेजी से बढ़ता तापमान और लंबे समय तक चलने वाली समुद्री लू की वजह से देश के समुद्र तटीय राज्यों में बारिश की घटनाओं में तेजी आ रही है। इसका सामना देश के 27 राज्य और 75% जिले कर रहे हैं। उनकी करीब 63.8 करोड़ आबादी इसकी चपेट में है। रिपोर्ट की माने तो 2000 से पहले कोई भी गर्मी की लहर अमूमन 50 दिनों के भीतर समाप्त हो जाती थी, लेकिन अब इसका समय बढ़कर 250 दिन के करीब हो चुका है, जो मानसून पर असर डाल रही है। बीते साल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में दुनिया ने रिकॉर्ड बनाया है। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी की लहर तब आती है जब तापमान 40 डिग्री पार कर जाता है। पर्वतीय इलाकों में जब तापमान 30 डिग्री हो जाता है, रात का तापमान 40 अधिक हो और तटीय इलाकों में 37 डिग्री से अधिक होता है, तब गर्मी की लहर की स्थिति होती है। वर्तमान में उत्तर भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है। पहाड़ी राज्यों के निचले इलाकों में अधिकतम तापमान वृद्धि की दर 10 से 11 डिग्री दर्ज की गई है। असलियत यह है कि देश के बहुतेरे हिस्से 100% तक बारिश के अभाव में सूखे ही रह गए। करीब 8 राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ेगा। तापमान में यह बढ़ोतरी अल नीनो की वापसी का नतीजा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की माने तो ला नीना के 3 साल तक लगातार सक्रिय रहने के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तापमान बढ़ोतरी और बारिश के चक्र की पद्धति में असाधारण रूप से बदलाव आया है। ला नीना भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की सतह में निम्न हवा के दबाव बनाने की स्थिति में बनता है। यह एक प्रतिसागरीय धारा होती है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में तब पैदा होती है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो का असर खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में समुद्र की सतह का तापमान कम हो जाता है। तात्पर्य यह कि ला नीना एक दौरान उष्णकटिबंधीय प्रशांत द्वारा गर्मी को एक सोखता की तरह सोख लिया जाता है। इससे पानी का तापमान बढ़ता है। यही गर्मी पानी अल नीनो प्रभाव के दौरान पश्चिमी प्रशांत से पूर्वी प्रशांत तक बहता है। ला नीना के लगातार 3 बार या यूँ कहे 3 दौर गुजरने का मतलब यह है कि गर्म पानी की मात्रा चरम पर है। जहाँ तक अल नीनो का सवाल है, यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान का और वायुमंडलीय परिस्थितियों में होने वाले बदलाव के लिए जिम्मेदार समुद्री घटना है। इसी बदलाव से समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है। इसके मार्च से मई के बीच दक्षिणी दोलन यानी ENSO में तटस्थ स्थिति में 90% आगे बढ़ने की संभावना है। इसका अहम कारण प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारतीय मानसून की दृष्टि से उपयुक्त माने जाने वाले ला नीना का प्रभाव खत्म होना है। नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोवा के अनुसार ला नीना का अल नीना में रूपांतरण अप्रैल तक चलेगा, जो 21वीं सदी में हुई पहली पुनरावृत्ति है। यह अब तक का सबसे लंबा दौर भी है, जो लगातार तीसरी बार पड़ना एक विलक्षण घटना है। इसका असर 1950 से अभी तक केवल 2 बार
1973 से 76 और 1998 से 2001 के बीच ही पड़ा है। इस बार इसका असर अप्रैल तक रहेगा, जो 80% तक असर डालेगी। नोवा के मुताबिक मई से जुलाई तक इसमें बढ़ोतरी होगी। इस दौरान 60% देश में सूखा पड़ने की संभावना रहती है। तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के चक्र में आए बदलाव से न केवल समुद्र में हलचल बढ़ रही है, सूखे की संभावना बलवती हो रही है, वहीं यह इंसान और जानवरों के बीच करीब 80% बढ़ रहे संघर्ष का कारण भी बना है। इसकी अहम वजह यह है कि जीव जंतु मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी और बारिश में बढ़ता असंतुलन खतरनाक संकेत है और चुनौतीपूर्ण भी, जिसका समाधान बेहद जरूरी है। अगला आलेख है मन का पलाश होना। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर कविता विकास, जो एक लेखिका हैं। शाम में गगन के विस्तीर्ण में जैसी लालिमा है, शाम में गगन के विस्तीर्ण में जैसी लालिमा है, वैसी ही अछोर धरा के वन प्रांतर में खिलते पलाश की अरुणिमा है। पलाश के वन में तफरीह करने वाला ही जानता है कि पलाश एक एहसास है, मात्र रक्त रंग पुष्प ही नहीं। चटख लाल रंगों से दवानल का भ्रम पैदा करने वाला पलाश उस समय लहलहाता है जिस समय गर्मी की अधिकता से ज़्यादातर पेड़ कुम्हला जाते हैं। मेरा कवि दिल अक्सर पलाश को देखकर यही भाव धरता है, जो जितना जलता है वो उतना निखरता है। मुसीबतों से लड़ भीड़ कर ही मनुष्य सुखी जीवन का सूत्रपात पा सकता है। अनुभवों का धनी वही है जो धूप बारिश को झेल कर ही हंसता रहता है, क्योंकि नहीं है पलाश के पास खून साफ करने से लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यह काम आता है। सौंदर्य साधनों से लेकर दवा बनाने तक में इसका उपयोग होता है। इसके छाल और बीज भी बात रोग व कफ में उपचार आते हैं। पलाश के अनेक नाम हैं: टेसु, ढाक, किंशुक, छूल, पलाश आदि। ढाक के तीन पात एक प्रचलित मुहावरा है। इस गाछ में 3 पत्तियों का गुच्छा होता है जो सदा एक सी होती हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पलाश अपनी सुंदरता के कारण सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग किया जाता है। सरहुल का नृत्य हो या अन्य पर्वों के समय होने वाले नृत्य, अगर पलाश के फूल मौजूद हों तो युवतियों लाल पाड़ की सफ़ेद साड़ी और बड़े जूड़े में टेसु के लाल फूल टाँक कर अपना श्रृंगार करती हैं। इन क्षेत्रों में मधुमेह और बवासीर रोगों में भी घरेलू औषधि के रूप में पलाश का उपयोग होता है। मन को आह्लादित करने के लिए किसी बाग में जाने की आवश्यकता नहीं, यह तो आसपास के पलाश, सेमल और गुलमोहर को देखकर ही बाग हो जाता है। पलाश की एक ही कमी है खुशबू की। आखिर धरती पर जन्म लेने वाला
सर्वगुण संपन्न हो जाए तो फिर वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो जाएगा। अपराजिता की तरह पलाश इस कमी से विचलित नहीं होता। वह खिलखिलाता है इतना कि एक समय डालियां पे एक भी पत्ती नहीं होती है, सिर्फ फूल ही फूल। वह मुस्कुराता है इतना कि आंखें अपलक इन्हें निहारती रहें तो भी थकती नहीं है। कि किंसुक ब्रह्म वृक्ष है, गुनगुनाता है हवाओं के संग झूम झूम कर। अपने पुष्पित कला की समाप्ति के पहले कुम्हला भी जाता है। वैसे ही जैसे वियोग की घड़ी में कोई उदास मनुष्य उदासी पहनकर मुरझा जाता है, लेकिन पलाश तो पलाश है। फूल की अनुपस्थिति में पत्तियां ही डालियों को हरियाए रखती हैं, अपने खिलने के दिन से इंतजार में और हमारे स्याह मन को पलाश बनाने को। अगला आलेख है नेपाल में जल संकट से निपटने की चुनौती। जल संकट गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह खाद्य सुरक्षा से सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक शक्ति तक जीवन के हर पहलू के लिए चुनौतीपूर्ण है। विशेष रूप से बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के लिए निरंतर जल प्रबंधन बनाए रखना कठिन है। इसके बिना जल संसाधनों में गिरावट आ सकती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित, आर्थिक नुकसान और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। देश के लिए स्वास्थ्य और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख नीतिगत घटक के रूप में जल स्थिरता को प्राथमिकता देना आवश्यक है। सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना है, जिसका न केवल अस्थायी जल संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में बल्कि कई अन्य SDG को प्राप्त करने के लिए भी अत्यधिक महत्व है। जल संसाधन के अनियमित वितरण और जलवायु पैटर्न की अनिश्चितता, जनसंख्या वृद्धि और मानव जनित गतिविधियों ने हाल के वर्षों में जल संसाधनों, योजनाकारों और नीति निर्माताओं को परेशानी में डाल दिया है। हालांकि नेपाल में अपनी राष्ट्रीय जल संसाधन रणनीति, राष्ट्रीय जल योजनाओं और जल संबंधी अन्य नीतियों में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन IWRM की अवधारणा पर जोर दिया है। फिर भी उसके पास जल संसाधनों में IWRM के लिए एक उचित संस्थागत व्यवस्था और योजनागत कार्यान्वयन ढांचे का अभाव है। इस कारण जल की कमी, उसकी खराब होती गुणवत्ता और जल से जुड़ी आपदाओं सहित जल संबंधी कई चुनौतियों का समाधान करने का नेपाल प्रयास व्यर्थ है। वे मौसम बारिश से हुई काफ़ी क्षति। देश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से किसानों की खेती में खड़ी फसलों को भारी क्षति हुई है। इससे किसानों की कमर टूट गई है। कई राज्यों में भारी बारिश हुई है। किसानों की फसल खेत में कटने को तैयार खड़ी तथा कटी हुई गेहूं की फसल चौपट होने की कगार पर है। वहीं ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश से किसानों की आम और लीची की फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार को मुआवजा देना चाहिए। अगला आलेख है नए विषयों को जोड़ना आवश्यक। पिछले एक दशक से
बिहार बोर्ड की किताबों में बदलाव नहीं किया गया है। अब भी 9वीं कक्षा की अंग्रेजी की किताब में एक पाठ SMS सेवा के शुरू होने से संबंधित है, जबकि SMS के बाद ईमेल, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप घर घर तक पहुंच चुका है। इंटरनेट व सोशल मीडिया ने समाज को खासा प्रभावित किया है। ऐसे में मिडिल तथा हाई स्कूलों में योग, कंप्यूटर शिक्षा, मोबाइल एडिक्शन एवं साइबर बुलिंग से संबंधित पाठों को सम्मिलित करने पर विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। अगला आलेख है सभी धर्मों का उद्देश्य एक। जीवन जीने का उत्तम ढंग पास में है तो झोपड़ी में रहकर भी राजा बनकर जिया जा सकता है। दुनिया में जो लोग सदा हंसते मुस्कुराते जीवन जीते हैं, उन्हें जीने की कला सीख ली है। उन्होंने जीने की कला सीख ली है। स्वर्ग उनके ही पास है जो हर परिस्थितियों में सदैव प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, जिनके मुखमंडल ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, सदैव मालिक का ध्यान करते और अपने भीतर अमीरी का भाव लेकर जीते हैं, जिनकी जबान पर धन्यवाद के शब्द हैं, जो लोग हर समय अपने मालिक के प्रति शुक्राना व्यक्त करते हैं, उनका प्रत्येक दिन दिव्यता से बीतता है। ईश्वर की बहुत कृपा उन पर ही रहती है। यही जीवन धर्म है। ऐसा धर्म जीवन में उतरने से हिंसा और मूढ़ता समाप्ति होती है, जागरूकता बढ़ती है, बुद्धिहीनता से मुक्ति मिलती है, यंत्रवत जीवन छोड़ने की शक्ति मिलती है, भीतर मौन और शांति को जन्म होता है, व्यर्थ के विचारों से मुक्ति मिलती है, समस्याओं के समाधान की दृष्टि जगती है। ऐसे धर्म से साधक के अंदर सुप्त पड़े चक्रों की आभा जगती है। सूक्ष्म ध्वनियाँ अंतःकरण में प्रकट होने लगती हैं। ध्वनियाँ से उठने वाले प्रकाश बिंदु अनुभव होते हैं। सिद्धियों का मार्ग खुलता है। दूसरों की पीड़ा से जुड़ने का मन करता है। पापों की जमा पूंजी धर्म के तप से जलना शुरू कर देती है। भगवान की कृपा बढ़ने से आध्यात्मिक शक्ति आती है। भाग्य बदलने की दृष्टि व शक्ति अंदर पैदा होने से व्यक्ति दुखों को लांघता चला जाता है। व्यक्तित्व में बहुत सारी श्रेष्ठ सकारात्मक हलचलें सहज जागृत हो जाती हैं। वास्तविक धर्म प्रिय व्यक्ति सेनापति, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, संगीतकार, किसान आदि तरह तरह की सामर्थ्य से भरना शुरू होता है। इस प्रकार समाज निर्माण के मार्ग खुलते हैं। वास्तव में संसार की संपूर्ण प्रतिभा जागरण का स्रोत धर्म है। इसी प्रकार वास्तविक धर्म साधक धर्मशीलता के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते और सामर्थ्य को सेवा में लगाते हुए परमात्मा की तरफ सहज पहुँचने लगता है। इसी के साथ आज का प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।